भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे तमाम संगठनों पर अमेरिका प्रतिबंध लगाए, विदेशों में इनकी संपत्तियों को जब्त करे, यानी ये लोग अमेरिका जैसे देश में घुस न पाए और इनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये डिमांड अमेरिका के एक सरकारी आयोग के सामने की गई है और भाजपा तथा आरएसएस के और अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों के नेताओं के कारनामों को एक एक करके गिनवाया गया है। पूरा रिकॉर्ड, पूरे आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं कि किस तरीके से ये लोग भारत में मानवता को बर्बाद कर रहे हैं और तो और इस बर्बादी के खिलाफ बोलने वालों को निशाना बनाया जा रहा है, भारत में भी विदेशों में भी। यहाँ के अल्पसंख्यकों का जीवन कैसे संकट में डाला जा रहा है ये भी बताया गया है। और इतना ही नहीं, इन नेताओं और संगठनों के अलावा देश और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे टाटा, महिंद्रा, जेसीबी, कैटरपिलर, हुंडई जैसी तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ भी जांच की डिमांड की गई है। यह डिमांड किसने किया है, किसकी गवाही हुई है, कहां किया गया है, किस तरह से सैंक्शंस की मांग की गई है और इन सैंक्शंस के भीतर क्या क्या हो सकता है, क्यों भारत को सीपीसी घोषित करने की डिमांड की गई है, सीपीसी होता क्या है, तमाम नेताओं और संगठनों के संपत्तियों को जब्त और अमेरिका में एंट्री की डिमांड क्यों की गई है, इन सब को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। ये भी देखेंगे कि साल 2002 के दंगों के बाद अमेरिका ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो बैन लगाया था वो क्या था और अभी जो डिमांड हुई है ये क्या है, यानी दोनों में फर्क क्या है। अमेरिका के सरकारी आयोग के सामने भारतीय नेताओं और हिंदुत्ववादी संगठनों के बारे में जो बातें कही गई हैं, इनका जो रिकॉर्ड परोसा गया है उसे देखकर सुनकर आप सब शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में हम बंगाल की ताजा कहानी भी देखेंगे जो भाजपाई सत्ता का प्रभाव दिखाती है। हम भारत के सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी देखेंगे जो कहीं ना कहीं उन चीजों को सहारा दे रहा है जिसकी शिकायत अमेरिका में हो रही है। और तो और जो लोग भारत के भीतर नफरत फैलाने वालों पर नजर रखते हैं उनको मेरी निशाना बनाने की कोशिश हो रही है कथित रूप से, और सोशल मीडिया कंपनियों को बाकायदा भारत सरकार लेटर लिख के उनका लोकेशन मांग रही है। मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए टकटकी लगाकर देखिएगा और कल्पना करिए कि जिस देश के बारे में, जहां के सबसे ताकतवर लोगों के बारे में, संगठनों के बारे में ऐसी बातें दुनिया में हो रही हों, उस देश का भविष्य कैसा हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टांगने से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल अमेरिका में एक सरकारी आयोग है जिसका नाम है अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग। ये आयोग पूरी दुनिया पर नजर रखता है और देखता है कि दुनिया के किस हिस्से में, किस देश में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति कैसी है। स्थितियों को देखने के बाद सिफारिशें देता है अपनी सरकार को, सिफारिशों के बाद सरकार जो चाहती है करती है। अब इस आयोग में जाकर रकीब हमीद नाइक, जो कि सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट यानी CSOH के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। इनका काम है भारत के भीतर मुसलमानों, ईसाइयों और हाशिए के समुदायों पर हेट क्राइम और उनके उत्पीड़न को ट्रैक करना। यानी ये जो रकीब हमीद नाइक हैं और इनका जो संगठन है वो भारत में अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्ग के लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयां होती हैं उन पर नजर रखते हैं और देखते हैं कि किसे दबाया जा रहा है, किसे परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। इन्होंने अमेरिका के सरकारी आयोग में जाकर गवाही दिया है और अपनी गवाही में इन्होंने साफ साफ कहा है कि भारत में मुसलमानों और ईसाइयों पर बहुत जुल्म हो रहा है और इसके पीछे स्पष्ट रूप से भाजपा, आरएसएस का इकोसिस्टम है, इनके नेता हैं और इन्हीं से जुड़े हुए कई संगठन हैं और इन सब पर ग्लोबल मैग्निस्की सैंक्शन लगाने की जरूरत है, यानी इसकी डिमांड की गई है। अब ये सैंक्शन क्या है जरा इसको जान लीजिए। ये सैंक्शन अमेरिका उन देशों पर लगाता है या उन लोगों पर लगाता है, उन संस्थाओं पर लगाता है जिन पर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन करने के या फिर बहुत बड़े भ्रष्टाचार करने के आरोप होते हैं। ऐसे विदेशी लोगों और संस्थाओं पर इस तरह का सैंक्शन लगाया जाता है जिसके तहत अमेरिका में एंट्री रोक दी जाती है और यदि ऐसे लोगों और संस्थाओं की कोई भी संपत्ति अमेरिका में होगी तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। अपनी गवाही में नाइक ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा समेत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का भी नाम लिया है। ऐसे कई भाजपा नेताओं को उत्पीड़न करने वाला बताया है। साथ ही साथ आरएसएस के इकोसिस्टम, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों का नाम भी लिया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा गया है कि ये हार्ड लाइन हिंदू संत हैं और मुस्लिम विरोधी बयानों के लिए कुख्यात हैं। रिपोर्ट में लव जिहाद कैंपेन के बारे में भी जिक्र किया गया है, मस्जिदों में मूर्ति स्थापित करने जैसे बयानों और बंगाल चुनाव में सीएम योगी का कथित रूप से यह कहना कि बंगाल मां काली की जमीन है, इसे काबा की जमीन बनने नहीं देंगे, इन सारे बयानों का जिक्र किया गया है। कथित रूप से अपनी गवाही में इन्होंने अमेरिकी आयोग को यह भी बताया कि योगी आदित्यनाथ के जो फॉलोअर्स हैं, यानी इनको जो फॉलो करते हैं, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकालकर उनके साथ दुष्कर्म करने जैसी बातों को दोहराया है। यानी इतने गंभीर आरोप नाइक ने अपनी गवाही में लगाया है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर भी आरोप लगाया गया कि वो बार बार मुसलमानों को निशाना बनाते
हैं, मुस्लिम वोटर्स को हटाने की बात करते हैं, धर्म के आधार पर परिवार नियोजन की मांग करते हैं, लोगों को भगाना और घरों को ढहाने जैसे कार्य करते हैं। इस रिपोर्ट में हेमंता विश्व शर्मा के उस वीडियो का भी जिक्र किया गया है जिसमें उन्हें एआई द्वारा प्रतीकात्मक रूप से मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया। पिछले दिनों ये वीडियो खूब वायरल हुआ था, खुद भाजपा ने ही अपने ट्विटर हैंडल से शेयर भी किया था। नाइक ने अपनी गवाही में कहा कि भारत में इन लोगों की सरपरस्ती में अल्पसंख्यकों के खिलाफ ऐसी चीजें अफसरशाही में भी कायदे से बैठा दी गई हैं। कानूनों का अपने हिसाब से दुरुपयोग किया जाता है, बल्कि ऐसा करने में कानून कई बार सहायक हो जाते हैं और स्थिति गंभीर होती जा रही है। नाइक ने आरोप लगाया कि भारत में जो हो रहा है यह सिर्फ भीड़ की हिंसा नहीं, बल्कि कानून, प्रशासन, पुलिस और राजनीतिक भाषणों से जुड़ा हुआ एक व्यवस्थित प्रेशर है, यानी सिस्टमैटिक ढंग से सब कुछ किया जा रहा है। नाइक ने यह भी बताया कि होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम ने अपने अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट के हिसाब से भारत को 168 देशों में से चौथे नंबर पर रखा है। सोचिए, 168 देशों की लिस्ट में भारत को चौथे नंबर पर होलोकॉस्ट म्यूजियम ने रखा कि यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है, कभी भी मास किलिंग हो सकती है। यानी लोगों के भीतर इतनी ज्यादा नफरत भर दी गई है कि कभी भी एक दूसरे के साथ हिंसक हो सकते हैं धार्मिक आधार पर। यानी बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा जा सकता है नफरत के कारण। इसके साथ ही नाइक ने बहुत सारे आंकड़े भी दिए। असम के बारे में अपनी गवाही में इन्होंने आरोप लगाया कि साल 2021 से 2026 के बीच भाजपा सरकार ने कम से कम 33 बार लोगों को जबरदस्ती बेदखल किया, यानी उनको घरों से भगाया, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। 33 बार यानी लिखित में है। और इसमें 22,000 से ज्यादा घरों को तोड़ दिया गया, ढांचों को तोड़ दिया गया और करीब 20,387 परिवार, लगभग 1 लाख लोग विस्थापित हो गए। इनमें से ज्यादातर बंगाली ओरिजिन के मुस्लिम बताए गए। साल 2025 में ही विस्थापितों में 40% ने अपने घर डिमोलिशन में खोए, यानी जिन्हें सत्ता ने गिरवा दिया। नाइक ने अमेरिकी सरकारी आयोग के सामने गवाही दिया और आरोप लगाया कि 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 21 राज्यों में मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ 1381 हेट स्पीच की घटनाएं हुई। 2023 की तुलना में यहां बढ़ोतरी 97% की हो गई। यह भी बताया गया कि भारत में हर दिन लगभग 4 हेट स्पीच के मामले होते हैं। नरेंद्र मोदी के भारत में पब्लिक इवेंट्स में अल्पसंख्यकों को दीमक, कीड़े मकोड़े, सांप और सुअर जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है। इतना ही नहीं, ये जो संगठन है ये सब नफरतबाजों को तलवार, चाकू ये सब बांटते हैं। हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है और लड़ाकों की भर्ती की जाती है। नाइक ने अपनी गवाही में SIR, CA और NRC का भी जिक्र किया और बताया कि इन सारी चीजों को मिलाकर लाखों मुसलमान वोटरों को कहीं न कहीं कमजोर किया गया। हाल फिलहाल में SIR के तहत ही पश्चिम बंगाल में 90 लाख से ज्यादा वोट काट दिए गए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में लगभग आधे राज्यों ने एंटी कन्वर्जन लॉज पास किए हैं और इनका दुरुपयोग करके ईसाइयों और मुसलमानों को जेल भेजा जाता है, यानी धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर अल्पसंख्यकों को जेल भेज दिया जाता है। नाइक ने अपनी गवाही में तमाम उन बड़ी कंपनियों का भी नाम लिया, जैसे JCB, कैटरपिलर, CNH इंडस्ट्रियल, टाटा हिटाची, महिंद्रा और हुंडई। इनकी भी जांच की मांग की गई है, क्योंकि ध्वस्तीकरण यानी जब बुलडोजर चलता है, लोगों के घर गिराए जाते हैं, तो इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। यानी इनकी डिमांड है कि इन कंपनियों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कहां और किस रूप में प्रयोग हो रहा है। इस रिपोर्ट में नाइक ने यह भी हवाला दिया है कि कम से कम 17 राज्यों में गौरक्षा दल नेटवर्क एक्टिव है। ये लोग जानवर या मांस ले जाने वाले मुस्लिम ट्रक ड्राइवरों को रोकते हैं, मारते पीटते हैं, कई बार हत्या तक कर देते हैं, यानी मॉब लिंचिंग कर देते हैं। और इन्होंने दावा किया कि पिछले 3 साल में ऐसे हमलों के 4000 से भी ज्यादा वीडियो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर डॉक्यूमेंटेड, यानी पिछले 3 साल में 4000 से ज्यादा इस तरह की घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किए गए। और नाइक ने क्रिश्चियंस के खिलाफ हो रहे हमलों का भी जिक्र किया है और बताया है कि उनके पादरी और ईसाई धर्म से संबंधित लोगों पर भी हमले होते हैं। चर्चों को बंद करवाया जाता है, चर्चों में तोड़फोड़ की जाती है, उन्हें मौत के बाद दफनाने, यानी ईसाई समुदाय के लोग जब मर जाते हैं, गुजर जाते हैं, तो उनको दफनाने नहीं दिया जाता और उन पर कन्वर्जन के झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने 2014 में मात्र 127 घटनाएं रिपोर्ट किया था और इसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई, रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई 555% की। और ईसाइयों के खिलाफ ऐसी घटनाओं में बताया गया कि 2025 में क्रिसमस के आसपास 60 से ज्यादा घटनाएं हुई और जनवरी से नवंबर 2025 में 2900 घटनाओं से ज्यादा इस तरह का रिकॉर्ड किया गया। और जनवरी से नवंबर के बीच 2025 में 2900 यानी 2900 से ज्यादा इस तरह की घटनाओं को रिकॉर्ड किया गया। नाइक ने बाकायदा फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब, इंस्टाग्राम को भी हेट यानी नफरत जैसी चीजों को फैलाने का आरोप लगाया है और बताया कि यही केंद्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर है नफरत फैलाने का। यानी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन चीजों को रोकते नहीं बल्कि फैलाते हैं। एक जगह से ऐसी चीजें आती हैं, फिर दूसरे लोग भी देखकर आइडिया लेते हैं, सीखते हैं कि कैसे हिंसा करनी है। नाइक ने अमेरिकी आयोग के सामने यह भी आरोप लगाया कि भारत सरकार अपने आलोचकों और कार्यकर्ताओं को, यानी एक्टिविस्ट जो समाज की बात करते हैं, उनको विदेश
विदेशों में भी टारगेट कर रही है। वॉशिंगटन पोस्ट की साल 2023 की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए नाइक कहते हैं कि हिंदुत्व वॉच और इंडिया हेट लैब, जो कि भारत में नफरत फैलाने वालों पर नजर रखते थे, उनकी हरकतों पर नजर रखते थे, उनको जनवरी 2024 में इमरजेंसी ऑर्डर से बैन कर दिया गया। मामला अभी भी दिल्ली हाईकोर्ट में है। यानी नफरतबाजों पर नजर रखने वालों को भारत में आपातकालीन कानून लगाकर रोक दिया जाता है, और जो भारत के बाहर है उनका लोकेशन भारत सरकार कथित रूप से ट्विटर यानी एक्स को लेटर भेजकर मांगती है। बाकी आपको तो पता ही है किस तरीके से विदेशों में आरोप लगा कि कथित रूप से भारत सरकार लोगों को निशाना बना रही है, वहां पर हत्याएं करवा रही है। ऐसे आरोप लगे पिछले दिनों, कनाडा, अमेरिका, हर तरफ से आए। नाइक ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि 6 हफ्ते पहले भारत सरकार ने एक्स को एक पत्र लिखकर नाइक की जीपीएस लोकेशन डाटा मांगा था, यानी जो विदेश में है उनको भी चुप कराने की कोशिश। नाइक ने अमेरिका से 3 बड़ी मांगे किया और तमाम तथ्यों और आंकड़ों को रखने के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं और फार राइट ग्रुप्स पर ग्लोबल मैग्निस्की सैंक्शंस लगाए जाएं, भारत को रिलीजियस फ्रीडम वायलेशंस के लिए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी सीपीसी घोषित किया जाए, जेसीबी, महिंद्रा, टाटा, हुंडई जैसी कंपनियों की मशीनरी का जो उपयोग डेमोलिशन में किया जा रहा है उसकी जांच की जाए, जो नेता और जो संगठन भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ ऐसा नफरती माहौल बना रहे हैं उन पर बैन लगे, उनकी संपत्तियां जब्त हों अमेरिका में। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी जिक्र किया गया है, जो कि 2025 में टॉप 10 हेट स्पीकर्स में शामिल हुए थे। ये रिपोर्ट भी हमने पिछले दिनों आपको दिखाया था कि कैसे पुष्कर सिंह धामी अपनी पार्टी के कई अन्य नफरती भाषण देने वाले नेताओं को पछाड़ रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि साल 2002 के दंगों के बाद नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमेरिका ने जो किया था, क्या वैसा ही कुछ डिमांड किया गया है? तो इसका जवाब है कि नहीं, ये वाली डिमांड उससे ज्यादा गंभीर है, बड़ी है। 2002 के गुजरात दंगों के बाद अमेरिका ने साल 2005 में नरेंद्र मोदी को डिप्लोमेटिक वीजा देने से मना कर दिया और उनका पहले से मौजूद टूरिस्ट और बिजनेस वीजा भी रद्द कर दिया गया, यानी वो अमेरिका नहीं जा सकते थे। ये कार्रवाई इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत कथित रूप से की गई थी, जबकि अभी जो डिमांड की गई है वह है ग्लोबल मैग्निस्की सैंक्शन। ये कानून बाद में आया और इसमें सिर्फ वीजा बैन ही नहीं होता बल्कि यूएस में एंट्री बैन हो जाती है। अमेरिका में कोई संपत्ति हो तो उसको फ्रीज कर लिया जाएगा, यानी वहां की सरकार जब्त कर लेगी। साथ ही साथ अमेरिकी लोगों और अमेरिका की कंपनियों से कोई लेन देन भी नहीं किया जा सकता, उस पर भी पाबंदी लग सकती है। यानी 2005 में अमेरिका ने नरेंद्र मोदी पर जो बैन लगाया था ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर डिमांड की गई है। ध्यान रहे ये डिमांड है अमेरिकी आयोग के सामने तमाम तथ्यों और आंकड़ों को प्रस्तुत करते हुए की गई है। यानी अब अमेरिकी आयोग इस गवाही के बाद सरकार को जो सिफारिश देगा तो अमेरिकी सरकार उस हिसाब से काम करेगी। यानी भाजपा के नेता, आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन दुनिया में ऐसे ही भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। एक नजर भारत के सुप्रीम कोर्ट पर भी डालिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के खिलाफ कोई गाइडलाइन या कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग से इनकार कर दिया और कह दिया कि पहले से ही बहुत सारे कानून उपलब्ध हैं और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। सवाल उठता है कि जब सब कुछ उपलब्ध है तो फिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर कोई संज्ञेय अपराध होता है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। पुलिस न करे तो पीड़ित पहले एसपी के पास जा सकता है, फिर मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है। बाकी तो आप जानते ही हैं कि ये व्यवस्थाएं कितनी तेजी से और अच्छे से काम करती हैं। अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा, जिनके स्पष्ट रूप से नफरती बयान साल 2020 के दिल्ली इलेक्शन के दौरान आए थे, इनके खिलाफ वृंदा करार सुप्रीम कोर्ट गई। 5-6 साल तक मामला लटका रहा और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसमें कोई संज्ञेय अपराध बनता ही नहीं है। आपको याद होगा हरिद्वार में धर्म संसद लगाई गई, इसमें भी ढेर सारी नफरती बातें की गई, हिंसा भड़काने वाली बातें की गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को ही खारिज कर दिया और कह दिया कि तमाम रेमेडीज पहले से उपलब्ध हैं, यानी एसआईटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि वही सुप्रीम कोर्ट देश के बड़े सेठ के बेटे का मामला जब आता है तो 21 दिन के भीतर कमेटी बना देता है, रिपोर्ट आ जाती है कमेटी की, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल भी हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट उस पर फाइनल ऑर्डर भी दे देता है और सेठ के बेटे को परमानेंट रिलीफ भी मिल जाती है। ये 20-21 दिन के भीतर सेठ के मामले में हो जाता है और नफरती चिंटुओं के मामले में 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह सुदर्शन न्यूज नाम के चैनल पर जब यूपीएससी जिहाद जैसी चीजें फैलाई गई तब भी इसके खिलाफ कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई। इस शो के बाकी एपिसोड को रोक दिया गया, लेकिन जो फैल चुका था उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। यानी अमृत काल में एक नया न्यू नॉर्मल बन गया है। अदालतें बहुत करती हैं तो आगे करने से रोक देती हैं, जो पीछे कर दिया उसके लिए कोई सजा नहीं, उसके लिए बल्कि इनाम मिल जाता है बाकी तरफ से। इतना ही नहीं, गोदी मीडिया के तमाम नफरती लपटझंडिसों को आपने देखा है कि वो पिछले 12 साल से क्या कर रहे हैं, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि किस तरीके से नफरत के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत ने अमृतकाल के भीतर काम किया है। भारत में मुसलमानों और अल्पसंख्यकों का हाल जानना है तो ये एक रिपोर्ट भी देख लीजिए। हाल ही में पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ। चुनाव के परिणाम 4 मई को आए और इसके तुरंत बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा का
दौर शुरू हो गया और 4 दिन के भीतर 34 हिंसक घटनाएं हुई जिन्हें दर्ज किया गया। जो दर्ज नहीं हुई वो न जाने कितने हैं। यानी 4 से 7 तारीख 2026 के बीच ये हमले हुए। मुख्य रूप से ये हमले मुसलमानों के खिलाफ, टीएमसी समर्थकों के खिलाफ और कैटल मार्केट यानी जानवरों का व्यापार करने वालों के खिलाफ किए गए। ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट केवल 4 से 7 मई की है, उसके बाद के आंकड़े इसमें शामिल नहीं है। और 4 दिनों के भीतर 2 लोगों की मौत हुई, कम से कम 50 मुसलमानों को शारीरिक और अन्य तरीके से नुकसान हुए, 54 संपत्तियों पर हमला किया गया, 4 जगह ध्वस्तीकरण किए गए, 3 जगह बुलडोजर चलाए गए, 10 मस्जिदें, मुसलमानों की 8 दुकानें और तमाम जगहों पर हमले किए गए। बाकी देश भर में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं, कौन लोग कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, किस हद तक कर रहे हैं, ये सब हमने लगातार आपको दिखाया है। अमेरिकी आयोग के सामने नाइक ने तो सिर्फ भाजपा, आरएसएस और तमाम नफरती संगठनों का नाम लिया है, जबकि कायदे से निहारेंगे तो पूरी व्यवस्था और तमाम संवैधानिक संस्थाएं भी इसमें शामिल नजर आएंगी। यानी उन संस्थाओं में बैठे लोग शामिल नजर आते हैं। वरना सोचिए, जब पश्चिम बंगाल में जाकर भाजपा के तमाम नेता नफरती भाषण दे रहे थे तो चुनाव आयोग क्या कर रहा था? यदि ज्ञानेश कुमार ने उन्हें रोकने की कोशिश किया होता, नफरती बयान देने वालों को बैन किया होता, उनके खिलाफ कार्रवाई की होती, तो शायद बंगाल में इतनी आग न लगती। देश की अदालतों ने समयबद्ध तरीके से यदि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ काम किया होता, उन्हें सजा दिया होता, उन पर बैन लगाया होता, तब भी शायद स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती और अमेरिका में इस तरह हमारी छिछालेदर नहीं हो रही होती। हम चिंताजनक स्थिति वाले देश में न होते, विशेष चिंता वाले देश में न होते, हमारे बड़े बड़े नेताओं की ऐसे बदनामी न होती, जो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं उन संगठनों के मुंह पर इस तरह से कालिख न पुतती। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।